नमस्कार, डी कोड के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। जैसा आप अभी देख पाएंगे, हमारे साथ हैं रानी मुखर्जी, जो कि इस देश की बहुत ही बड़ी और बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं। आप उन्हें सुपरस्टार कह सकते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा आप पीछे देख पाएंगे, डी कोड में आज हम रानी मुखर्जी को डी कोड करेंगे। रानी मुखर्जी होने का मतलब क्या है, रानी मुखर्जी की सोच क्या है, रानी मुखर्जी के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, उसे आज हम आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक नए प्रकार का परिचय आपका रानी मुखर्जी के साथ आज होने वाला है। मैंने ठीक कहा रानी? एब्सोल्युटली। सो रानी, सबसे बड़ा जो हमने आपका एक बदलाव आप में देखा, आप अपने करियर की शुरुआत में आप बिल्कुल एक हैप्पी गो लकी, जॉली, फन लविंग, हमेशा खुश रहने वाली शरारती लड़की, आपने वो पहले छवि बनाई। और धीरे 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 आपके अंदर एक गुस्सा आने लगा, आपके अंदर एक बदलाव हमें आया कि आप मतलब जैसे एक ज़माने में एंग्री यंग मैन का किरदार हुआ करता था, यू आर अ एंग्री यंग वुमन। तो ये जो बदलाव है, ये जो प्रोग्रेशन है, इसे आप नेचुरल प्रोग्रेशन मानती हैं क्या? इज़ इट रियल? क्या आप अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही बदल रही हैं, या दिस इज़ ओनली फॉर द फिल्म से, क्योंकि अब आपकी मर्दानी 3 आ रही है? तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, मेरी जो पहली पिक्चर थी राजा की आगी बारात, वो भी एक सोशल कॉज पे ही थी। इट वाज अ वुमन हु गेट्स रेप्ड, और फिर वो किस तरह से फाइट करती है सिस्टम को, और हाउ शी ट्राइज टू जस्टिफाई हर लाइफ एट दैट टाइम इन 95। देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड मेहंदी, आपने देखी होगी। मेहंदी में भी एक जो बहू है वो किस तरह से अपने ससुराल में एक मतलब बदलाव लाने की कोशिश करती है। फिर मैंने हेराम की, युवा की, ब्लैक, नो वन किल्ड जेसिका, हिचकी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मर्दानी। तो जिस तरीके से मैं भी मतलब बड़ी होती गई फिल्मों में। जैसे मैं जब आई थी तब मैं 17 साल की थी। फिर इस मतलब इंडस्ट्री में ही फ्रॉम अ यंग टीनेजर आई बिकेम अ यंग गर्ल टू अ वुमन, टू अ वाइफ, टू अ मदर। सो आई थिंक ये जो प्रोग्रेशन हुआ है, नेचुरली हुआ है मेरे भी जीवन में। और जैसे जैसे डिकेड्स आते गए, साल आते गए, जिस तरह से हिंदुस्तान बदलता गया, दर्शक बदलते गए, उस तरह से मेरी भी जो सोच है, थिंकिंग है, विथ ईच पासिंग ईयर मतलब बदलती रही। मुझे हर उस मोड़ पे मेरे ज़िंदगी में जो भी मुझे ऐसे लगा कि ये जो कहानी है, मुझे ये कहानी दर्शकों तक पहुंचानी है, या मुझे छू गई कहानी, या मुझे वो किरदार बहुत इंस्पायरिंग लगा, और जिन किरदारों से मैं जुड़ गई एज अ पर्सन, वही मैंने पर्दे पे मैंने दर्शाया। और जैसे आपने कहा कि चेंजेस आते गए, तो दे वर नेचुरल चेंजेस ऑल्सो, क्योंकि हर उस मोड़ पे हमारे जीवन में हमें कभी हंसी मजाक पसंद होती है, कभी कभी हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं, कभी कभी हमारे अंदर ऐसी भावना आती है कि हमें अभी कुछ ऐसा करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे समाज में भी कुछ मतलब बदलाव आए। मर्दानी जैसी फिल्म में मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं उनमें थोड़ी सी शक्ति आए, थोड़ा एम्पावर हो वो देख के, क्योंकि व्हेन अ लेडी इज़ इन यूनिफॉर्म शी लुक्स वेरी एम्पावरिंग, यू फील वेरी एम्पावर्ड। अभी फिल्मों के नाम लिए जी, वो सब असली घटनाओं पर आधारित हैं। जी। और मैं तो पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैंने उन सारी खबरों को कवर किया है अपने शो में। जी। तो चाहे वो नॉर्वे की कहानी हो, जी, चाहे दूसरी कहानी हो, जेसिका, नो वन किल्ड जेसिका, वो तो मीडिया ने कितना उसको कवर किया था। जी। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक्टर की भूमिका में असल में एक जर्नलिस्ट हैं। सारी वो खबरें आप उठा रही हैं जो हम लोग जिनको कवर करते आए हैं। जी, जी। आई थिंक हम हमेशा फिल्मों में वही दिखाना चाहते हैं जो हमारे आसपास की घटनाएं होती रहती है। कभी कभी हम ऐसी भी स्टोरीज दिखाते जो कि काल्पनिक हो, कभी कभी हम ऐसी भी कहानी दिखाते हैं जो कि सच्ची घटना हुई हो, बट शायद न्यूज़ में जब आई शायद लोगों ने मिस कर दिया हो, या वो न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उस पर हम अभी कहानी बना रहे हैं ताकि हम और भी डिटेल्स में उसको दिखा सकें। तो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है
जैसे कि नो वन किल जेसिका में हमने मीरा गेती जो कि एक जर्नलिस्ट थी, जिसका किरदार मैंने निभाया था, किस तरह से जितने जर्नलिस्ट ने उस टाइम पे वो सब्जेक्ट को कवर किया था मीडिया पे, मीरा गेती उन सब का एक अमेलगमेशन थी। तो किस तरह से वो कहानी में हम सारी चीज़ों को लेकर हमने वो कहानी बताई, तो एक लोगों को भी एक एंटरटेनिंग वे में न्यूज़ देखने को मिलती है। तो शायद फिल्म्स जी थोड़ी सी, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट मतलब मीडियम है, तो अब हम कोई भी कहानी दिखाए उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एक तड़का देना ही पड़ता है। जब आप कोई सब्जेक्ट चुनती हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनानी है, तो किस आधार पर उस सब्जेक्ट को आप चुनती हैं? साथ ही यशराज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा, उनके बारे में कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही तय करते हैं, कम फिल्में बनाएंगे लेकिन बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे। जी। तो और उनकी जो फिल्में हैं अभी तक जो हम देखते हैं लार्जर देन लाइफ फिल्में होती हैं। जी। आपकी जो फिल्म है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। हाउ डू यू कन्विंस हिम टू मेक सच मूवीज? आई डोंट कन्विंस हिम, ही इज़ ऑलरेडी कन्विंस्ड। एक्चुअली वो जिस तरीके के फिल्म मेकर है या प्रोड्यूसर है, आई थिंक ही वॉन्ट्स टू हैव लाइक डिफरेंट फिल्म्स मेड अंडर हिज बैनर। तो जो मर्दानी की जो नींव भी हुई थी, जो पहली मर्दानी जब आई थी, वो एक्चुअली निर्भया केस के बाद हुई थी, क्योंकि निर्भया केस ने हम सबको बहुत ही मतलब झंझोड़ दिया था। हम बहुत ही आक्रोश में थे, हमारे अंदर एक गुस्सा था, क्योंकि पहली बार न्यूज़ में ऐसी चीज़ का मतलब डिटेल में हमें बताया गया था कि वो क्राइम किस तरह से हुआ था। पहले भी क्राइम्स होते थे, बट शायद न्यूज़ में उस तरह से कभी भी दिखाया नहीं गया था या बताया नहीं गया था। तो वो पहली बार थी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और पूरा हिंदुस्तान मतलब हिल गया था उस न्यूज़ के साथ। और सब लड़कियों में, मतलब आई एम सेइंग मेन एंड वुमेन, एक बहुत गुस्सा था। तो आई थिंक क्रिएटिवली आदि, तभी प्रदीप दा थे जो मतलब डायरेक्टर है, गोपी जो कि राइटर थे फिल्म के, और मेरे अंदर आई थिंक हम लोग जब एकजुट हुए, वो एक कलेक्टिव एंगर था हमारा जो हमने एक्सप्रेस किया था मर्दानी के थ्रू। और एक था कि हम औरतों को एक जो एक शक्ति है, जो एक नारी शक्ति जो हम बोलते हैं, जो पावर है, जो एम्पावरमेंट है, वो हम इस किरदार के थ्रू लेकर आए, जो कि शिवानी शिवाजी रॉय है, हु इज़ अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। क्योंकि तब तक इतने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कहानियाँ बनी नहीं थी फिल्मों में। वो पहले 2012 में हमने बनाई थी। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने फीमेल अफसर पर बहुत सारी चीज़ें बनाई, कहानी बनाई, फिल्म्स बनाई, शोज़, मतलब OTT में कई सारे शोज़ आए। तो फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ फीमेल ऑफिसर कि वो वर्दी जब पहनती है तो किस तरह से मतलब वो अपना ड्यूटी निभाती, बिकॉज ब्रेवरी डजंट हैव अ जेंडर। एक मतलब करेज होने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ मैन, यू नो, वुमेन इक्वली हैज़ दैट। बट अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में हमने देखा कि लोग अभी भी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म, मेल डोमिनेटेड फिल्म जिसमें एक हीरो होना चाहिए, हीरो हैज ऑलवेज बीन अ पोस्टर बॉय ऑफ अ फिल्म जी, और कहते हैं कि उसी के नाम से फिल्म बिकती भी है जी। तो इस भीड़ में, और अभी जो आप कह रही हैं कि एक महिला पुलिस ऑफिसर, हमने बॉलीवुड में देखा है कि जो पुरुष फिल्म पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका एक पूरा यूनिवर्स बन गया है जी, और फिर लोग उनको देखने के लिए जाते हैं, उनकी बहादुरी, उनके कारनामे। एक पुलिस ऑफिसर जो है वो 20-20 गुंडों की पिटाई करता है। तो इस भीड़ में आपको लगता है कि इस तरह के किरदार की डिमांड है और लोग देखेंगे इसको? मैं यही कह सकती कि मर्दानी की जो यूनिवर्स है बहुत सच्ची मतलब यूनिवर्स है। आई थिंक इट्स वेरी ग्राउंडेड एज यू सेड। बहुत ही लोगों को एक रियलिटी का एक मतलब इट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी। और हमारे यूनिवर्स में हम वही, अब मैं चाहती हूँ कि जो एक हमारे जो दर्शक है वही मैं बोलती हूँ वो किंग है, वही इस नैरेटिव को बदल सकते हैं। वो अगर भर भर के आए मर्दानी देखने और फिल्म को बिना लेबल दिए कहे कि ये अच्छी फिल्म है, बस वही हम चाहते हैं कि कोई ये लेबल्स नहीं दे हमें। आई थिंक तभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री भी आगे चलेंगी और ज़्यादा ऐसे कहानियाँ बननी शुरू होंगी। क्योंकि एज आई राइटली से कि मर्दानी 1 2012 में हुई थी, अब मर्दानी 3 2026 में हो रही है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों ने मर्दानी को अपनाया है,
प्यार दिया है, सराहा है, इसलिए हम 3 तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम 3 तक भी नहीं पहुँच सकते अभी थे। आप 4 बनाएंगी, मर्दानी 4 भी आएगी? जैसे ही मर्दानी 3 ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, ज़रूर बनाएंगे। तो मैं अपने उसी सवाल पर आता हूँ वापस। आप चाहती क्या हैं, क्या करना चाहती हैं आप अपनी फिल्मों के ज़रिए? आपने जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक अपने करियर को एक शिफ्ट दिया है। जी। बाकी लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते। बाकी लोग अभी भी सोचते हैं कि एक मसाला फिल्म बनानी चाहिए और उसका एक हिट फिल्म का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को तोड़ना बड़ा रिस्की है। वाई आर यू टेकिंग दिस रिस्क? आपको चुनाव लड़ना है, आपको अपना कोई एनजीओ सेट करना है, आपको सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, आपने इस देश को बदलने का बीड़ा उठाया हुआ है, आप करना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं एक अदाकारा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे फिल्मों के ज़रिए मैं कोई सोशल इश्यूज़ या कॉजेज़ को थोड़ा सा लाइट मैं लाना चाहती हूँ। हमारे जो देश की जो महिला है उनको थोड़ा सा एम्पावर करना चाहती हूँ। जो हमारी फिल्में जो ग्लोबली चलती है, जहाँ ग्लोबली हमारी फिल्मों की रीच है, वहाँ पे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो हिंदुस्तान की मॉडर्न इंडियन जो महिलाएं हैं वो इस तरह हैं, एंड दे आर हु आर द वंस हु आर showing the change, and they are the change of our country, and because of that our nation is what it is today. मतलब हमारी जो महिला है, they are strong. अब अभी आप मम्मी ले लीजिए, नानी ले लीजिए, सबके घर में उनका ही राज चलता है। ये तो जो फिल्म इसीलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एज विमेन वी आर सो स्पेशल, कि ये जो किरदार मैं निभाती हूँ ये स्पेशलिटी सब देखे कि how women are so special in every role, whether she's a housewife, whether she's a woman in uniform, whether she's a journalist, whether she's a teacher, she's special. अब जितनी हमारी महिला दर्शक हैं, इस समय भी हमें जितने भी लोग देख रहे होंगे, महिलाएं देख रही होंगी, वो आपके साथ एसोसिएट करेंगी इस फिल्म के साथ, कहानी के साथ, किरदार के साथ। जी। लेकिन इस फिल्म को पुरुष क्यों देखने के लिए आएंगे? आपको लगता है कि आपको पुरुष दर्शक भी मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मर्दानी की जो सक्सेस हुई है पहले भी, वो सिर्फ महिला के लिए नहीं हुई है। महिला जनता तो आती है, बट पुरुष भी आके वो भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये फिल्म के प्रोड्यूसर खुद एक पुरुष है, ये फिल्म के राइटर खुद एक पुरुष है, फिल्म के डायरेक्टर भी पुरुष है। तो उनमें अगर इतना जज्बा है फिल्म की स्टोरी को लेकर, तो मैं ऐसा समझती हूँ, ये मेरा सोच है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो उनको अच्छा लगता है जब एक औरत जस्टिस के लिए लड़ती है, जब एक औरत न्याय के लिए लड़ती है, जब एक औरत का जो मॉरल कंपस होता है वो हम फिल्मों में इतनी अच्छी तरह से जब एक कैरेक्टर निभाती है तो उनको भी बहुत जोश आता है, उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी माँ दिखेंगी या एक स्ट्रॉन्ग विमेन जो उनके भी जीवन में है, तो उनका एक दृश्य उनको दिखता है उसमें। एंड जिनकी बेटियां हैं वो तो ज़्यादा एम्पावर फील करते हैं, क्योंकि जिनकी भी घर में बेटियां होंगी, मतलब कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है कि सेफ्टी क्या है, व्हाट शुड वी डू। तो आई थिंक जितने डैडीज़ हैं, जितने मतलब पिता हैं, उनको भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी पिक्चर। अब यह मौका हमारे लिए ऐसा है कि हमें रानी मुखर्जी हमारे स्टूडियो में मिल गई हैं, और जैसा हमने पीछे भी लिखा डिकोडिंग रानी मुखर्जी, तो हम आपको भी थोड़ा आपके माइंड को भी डिकोड करना चाहते हैं कि आप जब फिल्मों में आई थी तो शुरू से अगर मैं आपका पूरा करियर को देखूं तो बहुत ही आपने जो अपनी फिल्में चुनी हैं, बहुत ही बड़ा थिंकिंग करियर आपका रहा है जी। आपको कभी ऐसा लगा कि आप मिसफिट हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो आप करना चाहती हैं वो ये फिल्म इंडस्ट्री आपको कभी इजाज़त नहीं देगी करने की? एक्चुअली मैं आपको सच कहूँ, एज एन आर्टिस्ट ना हम कभी चूज़ नहीं कर सकते। एज एन आर्टिस्ट हमें जो दिया जाता है हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती यही है कि जो किरदार मुझे मिले, जो स्टोरीज़ मुझे मिली, और जो स्टोरीज़ के साथ मैं आई कुड रिलेट विथ, मैंने वो ग्रैब कर लिया दोनों मतलब हाथों से। तो एक्चुअली लिखते हैं राइटर्स, डायरेक्टर्स जुड़ते हैं उस कहानी से, प्रोड्यूसर्स अग्री करते हैं कि हाँ मैं बैंक रोल करूँगा, उसके बाद वो फिल्म या कहानी एक आर्टिस्ट के पास
पहुंचती है। तो अगर आप मुझे बोले कि क्या मैंने सोच के ये सब ऐसा चूज़ किया था, तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये मेरा थिंकिंग नहीं था, ये चीज़ें मेरे पास आई और बस उस समय मुझे ये कहानी, इन कहानियों से मैं जुड़ गई, तो ये कहानी मतलब आई मेरे लाइफ में। बट अगर आप कहेंगे कि आपने अगर कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि आपको इस तरह से जाना है, तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि एक आर्टिस्ट कभी चूज़ कर ही नहीं सकता है। आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड। इट इज़ द डायरेक्टर्स, द राइटर्स, द प्रोड्यूसर्स हु डिसाइड टू मेक दीज फिल्म्स। अगर आपके पास चॉइस हो कि आपको एक फ़िल्म करनी है, कुछ कुछ होता है जैसी फ़िल्म करनी है या मर्दानी जैसी फ़िल्म करनी है, एक आपके पास चॉइस है कि आपको शाहरुख खान के साथ फ़िल्म करनी है और एक रानी मुखर्जी के तौर पर ही फ़िल्म करनी है, जी। आप किसे चुनेंगी? मैं दोनों करूँगी ना, वक्त बहुत है मेरे पास। पर आपने ज़्यादा दोनों के enjoy- लिए समय है। आपने ज़्यादा एंजॉय किसको किया? वो फिल्में जो प्योर एंटरटेनमेंट फिल्में थी? मुझे रोमांटिक फिल्म्स भी बहुत ही पसंद है, मुझे मर्दानी जैसी फिल्म भी पसंद है, मुझे हिचकी जैसी फिल्म भी पसंद है, मुझे ब्लैक जैसी फिल्में भी पसंद है। मुझे हर वो कहानी जो मेरे दिल को छू जाए और मुझे ऐसे लगे कि ये दर्शकों तक जब पहुंचेगी उनको भी बहुत एंटरटेन करेगी। अभी वो एंटरटेन किस तरीके से कर रही है? Is it entertaining to empower them? Is it entertaining to make them feel happy, make them feel sad, make them feel dramatic? क्या? Or make them laugh? I love comedy as well. So I think every genre, I think as an artist I enjoy every genre. आपके बारे में Because it challenges me as an actor. बहुत अच्छी बात है कि आप चुनौतियों को लेती हैं और मुश्किल अपने जो लक्ष्य वो रखती हैं। मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था और मैंने भी देखा, तो आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं। जी। और आज का ज़माना ये है कि हम एक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को इस बात से नापते हैं कि इसका सोशल मीडिया पर कितना प्रेजेंस है जी। और कितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, और ये कलाकार कितना वायरल होता है। जी। तो आपको कभी फोमो नहीं होता कि आप वायरल ही नहीं हो रही हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे वायरल हमेशा अपने काम के वजह से होना है। और जब मेरी फिल्म आती है तो बॉक्स ऑफिस मुझे बता ही देता है कि मैं कितनी वायरल हूँ या मैं नहीं हूँ। और एज एन आर्टिस्ट आई थिंक मेरी पहचान है, रानी मुखर्जी की मेरी जो पहचान बनी है वो मेरी फिल्मों से ही बनी है, जो मैं किरदार निभाती हूँ। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि लोग मुझे मेरे किरदारों से पहचानें और मुझे देखने आए बड़े पर्दे पर सोशल मीडिया से आप दूर क्यों रहीं? बहुत बार हर किसी का एक मन करता है कि मैं अपनी राय एक्सप्रेस करूं, अपनी ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में बताऊं, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, और सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे देश में बन गया है। तो आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हैं? आई थिंक मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी मेरी खुद की राय देने से पहले कि सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक सोशल मीडिया से बहुत आजकल चेंजेस भी आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल पुट देयर लाइक एज यू सेड उनका ओपिनियन, और बहुत कुछ एक मतलब इट कैन बी इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम एक्चुअली। बट मेरा एक व्यक्तित्व, एक मतलब माय ओन एग्जाम्पल इफ़ आईड लाइक टू गिव, कि सोशल मीडिया एक ऐसा एक कुआं है मेरे हिसाब से कि आप जितना भी इन्फॉर्मेशन दो वो और भी इन्फॉर्मेशन चाहता है, और मेरे पास एक्चुअली उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है खुद के जीवन के बारे में भी और किसी चीज़ के बारे में भी। और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मेरे फैंस अगर पूछ बैठे कि आपके पर्सनल लाइफ में आप उनके मतलब उन चीज़ों के बारे में आप बताएं, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ ज़्यादा शेयर करने के लिए। मैं बचपन से ही थोड़ा सा रिज़र्व मतलब थी। आई थिंक आई रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी अ लॉट। ऊपर से मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुए जो कि बहुत ज़्यादा, अगला सवाल यही था कि क्या ये एक कारण था कि आप वो दोनों... भी बहुत प्राइवेट है। तो आई थिंक वो बोलते ना राम मिलाए जोड़ी तो आई थिंक क्योंकि वो भी बहुत प्राइवेट है, मैं भी खुद मतलब प्राइवेट हूँ। मैं तभी मतलब बाहर निकलती हूँ जब मुझे मेरी फिल्म का प्रचार करना हो, क्योंकि एज अ फिल्म जब हम इतनी मेहनत करके, एक पूरी टीम मेहनत करती है, तो उस फिल्म के बारे में बात करना, जैसे कि आज मैं आई हूँ आपसे बात करने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मर्दानी जैसी फिल्म के बारे में मैं प्रचार करूँ, तो मुझे बाहर आके बातचीत करना ही है और पड़ता ही है। क्योंकि अगर मैं बातचीत नहीं करूँगी
बीइंग द लीड, तो और कौन और करेगा, कौन करे, बिल्कुल और सही कौन बात है करेगा। आपकी। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने फिल्मों के द्वारा लोगों तक पहुँचूँ, उनको मेरी फिल्म के बारे में बताऊँ, क्योंकि वो टाइम मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है पर इतना देने के लिए। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आपका और आदित्य का, जी दो लोग जो शोबिज में हैं, जी जिनका काम ही कैमरे से कंटेंट बनाना है, जी। जिनका काम कंटेंट को बनाकर आगे उसको बाजार में बेचना है, जी। लोगों तक पहुंचने का। जी। और वो दोनों इतने इंट्रोवर्ट और इतने शाय लोगों की तरह रहते हैं, और मतलब आपका जो मूल काम है जी। कैमरा, उसके सामने ही आप नहीं आना चाहते। सो हाउ डू यू बोथ ऑफ यू सर्वाइव लाइक दिस? We've survived till now. Hopefully, I think we've done pretty well. आगे भी ऐसा ही होगा। पर मैं Hopefully. अपने उन तमाम दर्शकों के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी। जो अभी भी सोशल मीडिया से या तो बोर हो चुके हैं या इस लाइमलाइट से जो दूर जाना चाहते हैं। बहुत बार आपका मन करता है कि लाइमलाइट के पीछे भी, उससे मतलब दूर भी एक जिंदगी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना कोई अनुभव हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया के बिना, लाइमलाइट के बिना, बिना कैमरे पर रोज फोटो खिंचवाए, बिना वायरल हुए, बिना इंस्टाग्राम रील के जी। जीवन कैसा होता है? बहुत अच्छा और होता है। आर यू लिविंग अ बेटर लाइफ देन ऑल ऑफ अस, जो दिन भर ये सोचते रहते हैं कि आज क्या रील बनाऊं, क्या मैं आई सोशल थिंक मीडिया पे डालूं? प्रेशर बहुत हो जाता है ना रोज, कि कुछ ना कुछ करना ही है। आई थिंक फोकस आपका क्या है, डिपेंड्स ऑन दैट। ऐसे तो सोशल मीडिया के द्वारा कितने लोगों को काम भी मिला है, कितने लोग की रोटी रोजी भी चलती है। सो आई थिंक फोकस आपका क्या है। जैसे मेरा फोकस है मेरी फिल्म, मेरा रोल, कि मैं उस पे फोकस करूँ, मैं उस पे ध्यान दूँ। कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको अच्छा लगता है रील्स बनाना, कि उनको ऐसा लगता है कि रील्स बना के उनको इतना मतलब फेम मिला है। तो आई थिंक ईच टू हिज ओन, मतलब जिनको जो अच्छा लगता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई पार्टी में गए या कोई शादी पे गए, पहला इंस्टेंट होता है कि लोग अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। तो लोग मतलब डायरेक्टली एंजॉय करना भी भूल चुके हैं, वो सब फ़ोन के थ्रू ही देख रहे हैं। अगर वो लाइव भी है कहीं पे, तो वो लाइव अपनी आंखों से नहीं देख रहे, वो फ़ोन के थ्रू देख रहे हैं। तो आज टाइम मतलब बदल गया। हम जिस टाइम से आए हैं, वो टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, हमें नॉर्मल मतलब पीसीओ से फ़ोन करना पड़ता था। तो हम उस टाइम से आए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। जो लोग पैदा हुए हैं, मतलब जेन जी और जो जेन अल्फ़ा, जो पैदा हुए हैं सब चीज़ों के साथ, फ़ोन के साथ, सोशल मीडिया के साथ, शायद उनको मेरी बातें कुछ एलियन लगेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। बट क्योंकि हम उस दौर से आए जब ये कुछ नहीं था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो टाइम पे हम जी नहीं रहे थे। वो टाइम पे भी हम जी रहे थे, वो टाइम पे भी हम पिक्चरें बना रहे थे, वो टाइम पे भी पिक्चर हिट हो रही थी। तो ऐसी बात नहीं कि वो टाइम से हम नहीं आए हैं। पर आप रेडियो और ब्लैक एंड वाइट टीवी के युग में पैदा हुई। जी। उसके बाद कलर टीवी आ गया था कलर आपके टीवी, टाइम जी। में। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली और आज आप एआई के युग में बैठी हैं। जी जी जी। सोशल मीडिया और टोटली एआई। थोड़े दिन के बाद फिल्में भी एआई से शायद बनने अरे लगेंगी। बाप रे, हाँ। आप ही का कोई नया रानी मुखर्जी का अवतार एआई बना अरे देगा। नहीं, कभी नहीं। तो आपने अलग अलग इस युग में अपने आप को अडेप्ट कैसे किया है कि आप आज भी रेलिवेंट हैं? जी। उस जमाने से होते होते आज भी आप अपनी रेलिवेंस कैसे खोजती हैं? आई थिंक ज़रूरी है कि हर फिल्म देखना बहुत मतलब ज़रूरी है। आज दर्शक कैसी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, कैसी फिल्मों को नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हर डेकेड में आई थिंक एक ऑडियंस शिफ्ट होता है। तो क्योंकि अभी मेरी इट्स माय थर्ड डेकेड इन द इंडस्ट्री, तो हर डेकेड में मैंने देखा है शिफ्ट वो ऑडियंस में। और व्हेन यू वॉच इंटरनेशनल सिनेमा, जब आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स देखते हैं, हम इंडिया से भी, हमारे देश में इतनी सारी विभिन्न प्रकार की फिल्में बनती है हर जगह में। जैसे कि आप तेलुगु सिनेमा ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, तमिल सिनेमा ले लीजिए, मलयालम ले लीजिए, गुजराती, पंजाबी, इतनी सारी पिक्चरें बन रही है, तो वो भी देखती हूँ मैं। अच्छा। तो एक अच्छा फीलिंग आता है, क्योंकि व्हेन यू सी अनदर आर्टिस्ट परफॉर्म, एक अलग कहानी देखते हैं आप, तो आप मतलब इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं वहीं से इंस्पायर होती हूँ।
अगर किसी की फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई या किसी किरदार को लोगों ने बहुत सराहा, तो वो परफॉर्मेंस देख के भी मैं इंस्पायर होती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, अच्छा इनसे इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे ही आगे मतलब बढ़ना मैं समझती हूँ बहुत ही ज़रूरी रहता है हर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अगर हम अपने ही बबल में बैठ जाए, अपने ही एक बबल बना के बैठ जाए, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। तो ज़रूरी है कि हम मतलब मिट्टी से जुड़े रहें, एवरीडे ज़िंदगी, एवरीडे लोगों के साथ, और उनके साथ बातचीत करें, उनसे समझे कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। 5-6 साल से हम ये देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि सिनेमा में, ख़ासतौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा क्राइसिस सा आया हुआ है। लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, अब सब OTT पे घर बैठे फिल्म देख लेते हैं। और थिएटर पर लोग तब जाते हैं अनलेस यू हैव अ वेरी कंपेलिंग स्टोरी, या फिर आप उनको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं फिल्म देखने का, देन दे गो टू थिएटर 500, 1000, 2000 रुपए खर्च कर। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि या तो फिल्में अच्छी है या तो बुरी है, या तो वो ट्रेलर देख के जाएंगे फिल्म देखने, या ट्रेलर देख के नहीं जाएंगे। इसीलिए ये जो हम बात इतने सालों से करते रहे ना, फीमेल ओरिएंटेड, मेल ओरिएंटेड, ये हमको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपने अभी खुद मेरी मुंह की बात छीन ली कि आज लोग सिर्फ कंटेंट के लिए जा रहे हैं। पर आपको लगता है कि अब अच्छी फिल्में बनना कम हो गई हैं, बंद हो गई हैं, इसीलिए ज़्यादा फिल्में अच्छा नहीं कर पा रही हैं, ज़्यादा फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं और बहुत कम आपको ब्राइट स्पॉट्स पूरे साल में देखने को मिलते हैं? वो भी आपके राइटर्स, आपके डायरेक्टर्स इस चेंज को समझ नहीं पा रहे हैं। बट आई थिंक ये इसकी बातचीत आज ज़्यादा हो रही है। ये तो हम हमेशा से चलते आ रही है, जब से मैं सिनेमा में हूँ। कितनी मेरी पिक्चरें नहीं मतलब चली है, कितने लोगों की पिक्चरें नहीं चलती थी, और कितने लोगों की पिक्चरें चलती थी। तो ये कुछ नया चीज़ नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। आज इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया है। पहले भी ऐसा ही होता था, मतलब अगर एक साल में अगर 10 पिक्चरें या 100 पिक्चरें बनती थी, वो 10 पिक्चरों की ही नाम होती थी या नाम होता था। मतलब अवार्ड फंक्शन में वो 5 फिल्मों के ही आगे पीछे लोग मतलब बातचीत करते थे। आज वो ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि आज सोशल मीडिया पे इतना सारा चैटर है, तो आज बातें ज़्यादा फैलती हैं। पहले शायद इतना लोग बातचीत नहीं करते थे इसके बारे में। सोशल मीडिया का प्रेशर फिल्म बनाते हुए कभी आप महसूस करते हैं? क्योंकि आजकल बात बात पर कंट्रोवर्सी होती है, आपने ये भी देखा होगा, और फिल्मों को लेकर तो बहुत ही कंट्रोवर्सी। जी। कोई एक डायलॉग किसी को खुश करना आजकल बहुत ही मतलब, हाँ, कोई आपने किरदार डिफिकल्ट हो गया आज के ज़माने में अगर आप अमर अकबर एंथनी बनाएं तो शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आज के ज़माने में आपने तो कि भाई आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो आपको लगता है कि वाइल मेकिंग अ फिल्म ऑल्सो इज देयर एनी प्रेशर फ्रॉम द सोशल मीडिया की एक ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि एक तो इसको लेकर कोई विवाद ना हो जाए, दूसरा भाई अपनी लीगल टीम भी तैयार रखो क्योंकि आजकल फिल्मों के साथ लीगल इश्यूज भी बहुत हो गए। बट कुछ फिल्में चाहते हैं कि मतलब विवाद हो, तो वो फिर सुर्खियों में आते हैं तो अलग एक वे देखने का नज़रिया वो भी है कि कुछ लोग ऐसे भी चाहते हैं कि उनकी फिल्मों में मतलब विवाद हो ताकि वो सुर्खियों में आए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विवाद से परे हटके सिर्फ अपना जो कंटेंट है उसको मतलब प्रथम चरण में लाना चाहते हैं कि नहीं, हमारी पिक्चर की ही बातें हो। तो मैं मर्दानी 3 को लेके बोल सकती हूँ कि हम अपनी फिल्म को लेके ही चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी कहानी है जो बहुत अवेयरनेस भी क्रिएट करेगी, और फॉर गर्ल्स आई थिंक इट्स वेरी एम्पावरिंग एज वेल। अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आपका वीडियो हटा दूं और सिर्फ आपका ऑडियो चलता रहे इस इंटरव्यू में, तो भी लोग 1 मिनट में, मुझे लगता है कि 100% लोग पहचान लेंगे कि ये रानी मुखर्जी की आवाज़ है। आपकी आवाज़ इतनी अलग है बाकी लोगों से, और यही आवाज़ शुरू में शायद आपके लिए अड़चन भी बनी थी। जी। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल अलग है जी। बाकी की जो अभिनेत्रियां हैं, हीरोइंस हैं, उनकी आवाज़ एकदम अलग। जी। मैं तो बहुतों की आवाज़ पहचान भी नहीं पाता अभी भी, बिकॉज दे ऑल लुक अलाइक, एक जैसी दिखती है। तो इस एकदम अलग आवाज़ के साथ आपने कैसे सफलता पाई, और कभी आपको ये लगा कि ये आवाज़ ही आपकी प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरी आवाज़ का मतलब दर्शकों तक जाना और उनको पसंद आना, ये श्रेय मैं अपने दर्शक को ही दे सकती हूँ,
क्योंकि अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते या वो नहीं चाहते मेरी आवाज़ को, तो शायद मेरी आवाज़ आज मेरी पहचान नहीं बनती। शुरुआत में सिर्फ गुलाम जो मेरी पिक्चर थी उसमें मेरी जो आवाज़ है वो डब की गई थी। कैसा लगा था तब आपको जब दुख हुआ था। जब प्रोड्यूसर ने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं जाएगी? दुख तो हुआ था, लेकिन तब मैं न्यूकमर थी, मतलब 18-19 साल की थी मैं। उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाई। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म एज अ टीम प्लेयर। अब तक जो मैं अपनी फिल्में करती हूँ, आई डोंट डू इट जस्ट एज एन आर्टिस्ट। एक जब हम फिल्म बनाते हैं, इट्स एन एंटायर टीम जो एक फिल्म बनाती है, तो हमको हमेशा एज अ टीम प्लेयर रहना पड़ता है हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि हम फिल्म के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो फिल्म की एक मतलब वॉट एवर द फिल्म नीड्स, एक फिल्म की एक ज़रूरत होती है कि हमको ये फिल्म इस तरह से बनानी है और ये फिल्म के लिए अच्छा होगा। तो एज अ टीम प्लेयर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ फिल्म, जब अगर कोई आके कह दे कि रानी इसके लिए ना हमें ये करना पड़ेगा, तो यू हैव टू सबमिट टू दैट बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द लार्जर पिक्चर। तो तभी एक आर्टिस्ट क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। तो वो समय में उनको ऐसा फीलिंग आया था, जो कि विक्रम है जो मेरे डायरेक्टर, आमिर जो कि मेरे को स्टार थे, और मुकेश भट्ट जो कि प्रोड्यूसर थे, उनको ऐसा फीलिंग आया था कि हम इतनी बड़ी पिक्चर मतलब आमिर के अगेंस्ट एक न्यूकमर को ले रहे हैं, रानी को ले रहे हैं। उसकी आवाज़ शायद दूसरे एक्ट्रेसेस की तरह स्वीट नहीं है, मतलब मधुर नहीं है, तो शायद वो उसके लिए ही मतलब बैकफायर हो जाएगा। उनको ऐसे शायद दिमाग में आया था, और उन्होंने शायद वो डिसीजन लिया भी था शायद मेरी अच्छाई के लिए, प्रॉब्लली, मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कुछ ऐसी मतलब डिसीजंस लेते हैं जो कि शायद मेरे लिए अच्छा नहीं हो, बट उनके नज़रिए से शायद वो ठीक ही मतलब कर रहे थे कि वाई टेक अ चांस, कि इतनी बड़ी पिक्चर है, अगर आवाज़ के लिए उसको मतलब रिजेक्ट कर दे लोग। तो वो समय उन्होंने वो डिसीजन लिया, मैंने एक्सेप्ट किया, बट दुख तो हुआ था ऑफ कोर्स। बट मेरी खुद बट मेरी मैं बोलती हूँ ना, इट्स माय लक कि कुछ कुछ होता है। मैं करण ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम आपकी आवाज़ के साथ जाएंगे क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ पसंद है। तो वो एक डिसीजन ने एटलीस्ट इट डिडंट स्टीरियोटाइप द डिसीजन कि इसकी वॉइस डब होनी चाहिए। और क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ थी, तो फिर आगे चल के भी मेरी आवाज़ हर फिल्म में गई और दर्शकों तक पहुंची, और उन्होंने मेरी आवाज़ को मेरी पहचान बनाई। हमारी ट्रेडिशनल फिल्मों में फीमेल लीड जो हैं, जो भी अभिनेत्रियां कर रही हैं, दे हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम, दे हैव टू लुक यंग, आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, फेस भी अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद भी फिल्म ना चले। कभी आपने कोई मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ को लेकर कभी डिड यू एनकाउंटर एनी सच सिचुएशन? ऑफ कोर्स, मेनी अ टाइम्स हमारे वो टाइम पे भी जब हमारी फिल्म नहीं चलती है, मतलब आज भी जब हमारी फिल्म नहीं चले या दर्शकों को पसंद नहीं आए, तो हमें ऐसा लगता है कि कहाँ पे हम गलत चले गए फिल्म में। तो एक हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कहानी में कुछ कमी रह गई थी, या मेरे किरदार के कैरेक्टराइजेशन में कोई कमी रह गई थी, या क्या। तो वो तो चीज़ दुख देती है, मेंटल हेल्थ पर भी वो असर होता है। बट हम जैसे बड़े हुए हैं, हम जिस दौर से आए हैं, आई थिंक वी बीन टॉट टू डील विथ इट एंड कम आउट ऑफ इट बाय आवरसेल्व्स, क्योंकि हम जिंदगी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मतलब अहमियत देते हैं। सब बड़े स्टार्स के बारे में ये देखा कि जब फिल्म फ्लॉप होती है जी, तो ठीक है, फिल्म हो सकता है फिल्म अच्छी ना हो, डायरेक्शन अच्छा ना हो, कहानी ना अच्छी हो, लेकिन लोग ये कहते हैं कि फिल्म, इस एक्टर की फिल्म नहीं चली, मतलब कि अब लोग इस एक्टर को देखना ही नहीं चाहते। जी, शुरू में एक ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है। बट इट्स ओके, बिकॉज जब एक फिल्म चलती है तब बोलते हैं कि एक्टर के वजह से ही फिल्म चला। तो बेसिकली जब फ्लॉप होती है तब एक्टर मतलब पे इल्ज़ाम आता है, और जब फिल्म चलती है तब एक्टर ही सब मतलब जो बोलते हैं ना एक्colades लेके जाता है। तभी कोई ये नहीं सोचता कि प्रोड्यूसर का क्या योगदान था, डायरेक्टर का क्या योगदान था, जो कोस्टार्स थे उसका क्या योगदान था, जितने टेक्नीशियंस थे उनका क्या योगदान था। तो आई थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग।
आप अपने पूरे करियर में अपना बेस्ट रोल किसे मानती हैं और आप अपनी पहचान क्या बनाना चाहती हैं? शुरू में लोग कहते थे खंडाला गर्ल, आती क्या खंडाला, वहां से शुरू होकर अगर आज आपको कोई पहचान अपनी बनानी हो तो वो आपकी पहचान क्या होगी? किस रोल के तौर पर आपको जाना जाए? और योर बेस्ट रोल एवर? टफ टू से बेस्ट रोल, बट द मोस्ट डिफिकल्ट आई वुड से वाज ब्लैक। क्योंकि ब्लैक में जिस तरह से वो जो किरदार था विच वाज इंस्पायर्ड बाय हेलन केलर, तो वो मैं कहूँगी कि वो एक ऐसी फिल्म थी मेरे जीवन में जो कि मैं खुद वापस शायद न कर पाऊँ। वो जो मैंने किया था उस टाइम शायद वो मैं कभी कर ना पाऊँ। अब अगर ब्लैक 2 बने तो नहीं कर पाएंगे आप? संजय के साथ शायद कर पाऊँ। वैसे ये आइडिया एक अच्छा हो सकता है, अभी बैठे बैठे मैंने भी सोचा नहीं था, बट हाउ अबाउट ब्लैक 2? We'll have to talk to संजय, बट शिवानी शिवाजी रॉय का जो रोल है मर्दानी का, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज वो जिस तरह से एक मतलब आई वुड लव टू बी फ्रेंड्स विद शिवानी, क्योंकि उनका जो मॉरल कंपस है ना वो बैंग ऑन है। पर उसमें फिल्म में जब मैंने इसका प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, और वैसे भी जो पुरुष प्रधान समाज है और व्यवस्था है, जैसे पुलिस में भी लोग अपने फीमेल बॉस से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते, दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल। यस, कि एक महिला मेरी बॉस है और ये मुझे कैसे बता सकती है। जब आप इस किरदार को निभा रही थी, ये लिखा जा रहा था, आपने इसको कैसे महसूस किया, कैसे, हाउ डिड यू कॉइन इट? और आपने इस पर जब देखा होगा तो इट्स अ फैक्ट। हालांकि अब चीजें बदल रही हैं। अभी मैं रिपब्लिक डे परेड देख रहा था तो कितनी सारी महिलाएं लीड कर रही थी। एब्सोल्युटली, जो इट वाज सो अमेजिंग टू सी दैट। या पर आपकी अपनी रिसर्च क्या बोलती है, और जब आपने इसको निभाया ये कितना बड़ा फैक्टर था? आपको भी कभी हेल्पलेसनेस लगी है ये करने में कि यू नो बीइंग अ वुमन somebody is uncomfortable to take instructions from you? या बट जैसे मेरा नेचर है मैं उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। आई डोंट गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप जितना वो चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे वो और भी मतलब खलेगा। आई थिंक जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दो, क्योंकि हम बोलते हैं ना सृष्टि में आप जिसमें दृष्टि डालेंगे वही ज़्यादा फल के मतलब बाहर निकलता है। तो जो चीज़ को आप मतलब यूज़फुल नहीं मानते उसको आपको नज़रअंदाजी कर देना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया है। और हमारे मर्दानी सीरीज़ में जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और अब थर्ड में जैसे गोपी मेरे राइटर है फर्स्ट और सेकंड के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेकंड में ये चीज़ को मतलब बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ आया भी है, बिकॉज देयर इज़ वन पुलिस ऑफिसर हु इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम शिवानी। बट जब मैंने अपना रिसर्च किया, जब मैं महिला अफसर से मिली या मैंने खुद जाके उनको इंटरव्यू किया, वो टाइम पे जिस तरह से मैंने उनका बर्ताव देखा या मैंने पुलिस ऑफिस का जो एक माहौल देखा, उसमें दे वर कम्प्लीटली इन चार्ज। और दूसरों को मैंने देखा है, बिकॉज इन जैसे कि हम हमेशा देखते कि पुलिस अफसरों में जेंडर नहीं देखा जाता, उनका डेजिग्नेशन देखा जाता है। तो जो आपका डेजिग्नेशन है आपको उसी तरह से आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको लगता है कि सरकार बदलने के बाद बॉलीवुड का माहौल भी बदल जाता है, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी बदल जाता है? और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी AR रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया था विच वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो।
क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दें, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। अब मैं आपसे एक सवाल एक देश के नागरिक के तौर पर भी करना चाहता हूं और एक फिल्म इंडस्ट्री के एक सिटीजन के तौर पर भी एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। हमने ये देखा कि जब जब देश में पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं जी, मतलब सरकार बदल जाती है, वोटिंग पैटर्न बदलता है, कोई विचारधारा बदल जाती है, आपको लगता है कि सरकार बदलने के बाद बॉलीवुड का माहौल भी बदल जाता है, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी बदल जाता है? और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी ए.आर. रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया था विच वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल। मेरा मकसद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि अब पिछले कुछ साल से जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं उनको क्रिएटिविटी के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। डू यू थिंक, मैं तो सोचता था कि बॉलीवुड इज द मोस्ट सेक्युलर प्लेस। इट इज़ एंड आई स्टिल बिलीव दैट बॉलीवुड इज़ द मोस्ट सेक्युलर प्लेस। मतलब जहाँ ना जाति चलती है कि आप ओबीसी हैं कि आप बैकवर्ड हैं, यहाँ पे सिर्फ दर्शकों का प्यार चलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने एक स्ट्रगलर के तौर पर भी काम किया है व्हेन यू आर वेरी जूनियर, और आज आप इस पोजीशन में हैं कि आप लोगों को काम दे सकती हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कभी ये महसूस किया कि आपको काम इसलिए मिलेगा या नहीं मिलेगा कि आप किस धर्म से हैं या किस जाति से हैं, किस स्टेट से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी ये नहीं देखा है। आई लव द इंडस्ट्री। आई थिंक ये इंडस्ट्री ने मुझे रानी मुखर्जी बनाया, और यहाँ पे जो सच है, और मैं दिल से बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे मेरिट बोलता है, आपका काम जो है वो बोलता है, और दर्शक जिसको चाहते हैं वही मतलब रूल करता है, राज करता है। तो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में आई फील इट्स द मोस्ट सेक्युलर प्लेस, इट्स द मोस्ट अमेजिंग प्लेस टू बी इन। कभी आपने ये महसूस किया होगा कि देयर इज अ बंगाली लॉबी, देयर इज अ साउथ इंडियन लॉबी, देयर इज अ मलयाली लॉबी, देयर इज अ पंजाबी लॉबी, और ये सब लॉबीज जब काम करती हैं तो देयर इज अ दे क्रिएट अ डिवीजन। ऐसा लगा आपको कभी? नहीं, ये जाति तो नहीं, धर्म भी नहीं, बट देयर आर डिफरेंट लॉबीज आल्सो। हाँ, बट आई थिंक मैं बहुत हर चीज़ से मतलब परे हूँ। मैं सिर्फ अपने फिल्मों में फोकस करती हूँ, वो टाइम पे ही मेरा फोकस होता है। बाकी टाइम मैं अपने बच्चे पे फोकस करती हूँ, मेरे परिवार में फोकस करती हूँ, तो मेरा फोकस थोड़ा सा मतलब अलग है। आपने अपनी बेटी को भी सोशल मीडिया से दूर रखा है? एब्सोल्युटली। हाउ आर यू रेजिंग हर? ये मैं देखिए, टू अंडरस्टैंड पेरेंटिंग फ्रॉम रानी मुखर्जी। हाँ बिल्कुल, कोई फिल्म की बात नहीं हो रही, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, बट हाउ अबाउट पेरेंटिंग? आई थिंक आई हैव अ जेन अल्फा चाइल्ड, जो कि अब की मतलब बच्चे, तो मैं बहुत सीखती हूँ उससे भी, और वो बहुत एक अच्छी एक मिश्रण है मेरे और आदि की। शी हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम फॉर अ एज, और उनके साथ मैंने देखा है कि आप कुछ जैसे मेरी माँ जब मुझे बड़ा कर रही थी तो बहुत अलग वे से मुझे बड़ा कर रही थी, कि जो मम्मी बोलती थी अगर मुझे वो सही भी लगा नहीं भी लगा, बहुत बार मैंने मान लिया। मतलब मैं एक्ट्रेस भी बनी हूँ मेरी मम्मी के कारण, कि मम्मी ने बोला एक्ट्रेस बन जाओ तो मैं बन गई, मुझे बनना था कुछ और। बट अब की जनरेशन में मैं जो देख रही हूँ कि यू हैव टू रीज़न विथ हर,
कि अगर मैं उसको बोलती हूँ कि ये खाना आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें शायद मतलब आपके सेहत Unhealthy। के लिए अच्छा नहीं होगा, तो मुझे रीज़न देना है कि क्यों। और अगर उसको रीज़न ठीक अगर वो समझ गई तो फिर वो नहीं खाएगी, बट वो रीजनिंग मतलब बराबर होनी चाहिए। But then as a parent you have to be on your toes and you have to know each and everything. Yes, I have to be on the toes and I have to also follow that. क्योंकि मतलब बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप क्या सिखाते हो बच्चों को, कि आपने क्या शिक्षा दी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि बच्चों को ना कभी भी कुछ सिखाया नहीं जाता है। बच्चे देख के मतलब बड़े होते हैं, वो देख के सीखते हैं। तो आप जैसे घर पे रहेंगे और आपका जो बर्ताव है, आप जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हो, बच्चा वही देखता है और बच्चा वो देख के ही मतलब बड़ा होता है। Do you keep her away from TV and OTT and social media, or she watches? She watches, but there's of course a parental thing that we let her watch what is like right for her, and there is a parental lock that is there on her TV. But जैसे कि वो अभी स्कूल में है, she is 10 years old, तो वो जितना सीखती है मतलब स्कूल में, जितना अवेयरनेस स्कूल में आजकल है, तो वो तो मतलब होगा ही। दो सुपरस्टार्स के जो बच्चे होते हैं, मतलब सुपरस्टार्स के ऊपर तो अपना रहता ही है, आप हैं, आदित्य हैं, दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं। उनके बच्चे कैसे होते हैं? मतलब वो भी दबाव में जीते होते हैं। नहीं, क्या वो दबाव में जीते हैं? क्या आप अपने दोनों लोग अपने आप को कैमरे से बचा के रखते हैं? क्या उसको भी आप ये कहते हैं कि भाई इसकी भी फोटो नहीं आनी चाहिए, यू हैव टू बी कीप हर अवे फ्रॉम द लाइमलाइट? अदीरा का तो अब तक हमने कभी फोटो दिया भी नहीं है बाहर, और कभी फोटो आया भी नहीं है। और ये हमारे जो मुंबई की जो मीडिया है वो हमेशा मतलब रिस्पेक्ट करती है ये चीज़, क्योंकि बचपन से ही ऐसा था कि कभी उसको मतलब नहीं, क्योंकि स्कूल में भी एक नॉर्मल एक अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, आदि के खुद की अपब्रिंगिंग हुई है, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू ग्रो अप एंड अर्न हर ओन नेम एंड फेम एंड रिकग्निशन। वो ईजिली नहीं मिलना चाहिए उसको। हमारे व्यूअर्स से और डीडी के व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहती हैं? आप बताइए। अगर आपको नॉस्टैल्जिक लग रहा है वो भी आप बता सकती हैं। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो।
आज आप दूरदर्शन पर आई हैं। जी। बहुत समय के बाद आप डीडी जी। पर आई हैं। हम डीडी, दुनिया बदल रही है तो डीडी भी बदल रहा है, लेकिन हमारा जो व्यूअर है वो बड़ा ट्रेडिशनल जी। है। दूरदर्शन को आज भी बहुत विश्वास के साथ देखते हैं। हमारे व्यूअर से और डीडी के व्यूअर से आप क्या कहना चाहती हैं? ये लास्ट का 1-2 मिनट मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बताइए, अगर आपको नॉस्टैल्जिक लग रहा है वो भी आप बता सकती हैं। मुझे तो डीडी का हमेशा वो जो लोगो है टीवी पे और उसका जो म्यूज़िक है, जो मैं नहीं गाऊंगी, मैंने आपके लिए गाया मैंने ऑफ कैमरा गाया था आपके लिए, बट वो जो एक हमारे डीडी न्यूज़ का जो है छवि है, वो हमारे देश की छवि है। मतलब वो सत्यम शिवम सुंदरम वाला, मतलब हाँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है वो। और मैं आपको बता भी रही थी कि उसका एक 2.0 वर्जन अभी होना चाहिए, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। और एक होता था ना कि जैसे ही टीवी जब ऑन होता था, क्योंकि इतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे, एक डीडी ही हुआ करता था वो टाइम पे जब हम बड़े हो रहे थे, तो बड़ा मज़ा आता था वो जब म्यूज़िक स्टार्ट होता था ना, तो हम कोई भी कमरे में होते थे तो हम आ जाते थे टीवी के सामने कि अभी स्टार्ट कुछ होने वाला है। तो दोज आर द मेमोरीज आई हैव ऑफ डीडी। और मैं डीडी के दर्शकों को बोलना चाहूँगी, जो अभी जो जेन जी और जो जेन अल्फा अभी देखते हैं, कि डीडी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू अस एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। वी लव डीडी। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में आई हैं। जी, ऐसे लगता है कि ब्लेसिंग, हाँ। जैसे मतलब मर्दानी 3 के लिए एक ब्लेसिंग हो गया। नो रियली, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मर्दानी 3 अच्छा करे ताकि आप मर्दानी 4 बनाएं, और फिर मैं आपको अपना फीडबैक भी दूंगा, वो भी चिट्ठी पे आप हाथ चिट्ठी लिखेंगे, हाथ से लिखकर मैं चिट्ठी आपको भेजूंगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तो हैं नहीं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे सोशल मीडिया पर लिख नहीं सकते। नहीं, अभी आप मुझे फ़ोन करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं आपको फ़ोन करूंगा और मैं आपको हाथ से लिख के चिट्ठी भेजूंगा ज़रूर, और फिर मैं आपको बताऊंगा। इंतज़ार रहेगा मुझे। बिल्कुल। तो रानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।